नमस्कार साथियों, मैं सौरभ थपलियाल एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो थोड़ा उत्तराखंड से हटके भारतीय राज्य व्यवस्था की आज मैं ये पहली वीडियो बनाने जा रहा हूं इंडियन पॉलिटी पे। और इंडियन पॉलिटी में ये जो मैं वीडियो बनाने जा रहा हूं ये भाग 5 के अंतर्गत कार्यपालिका का जो वर्णन है, कार्यपालिका यानी कि उप कार्यपालिका के पहले उपाध्याय राष्ट्रपति के संबंध में ये वीडियो बनाने जा रहा हूँ, जिसमें हम आज मुख्य रूप से अनुच्छेदों को, कुछ अनुच्छेद जो संवैधानिक स्रोत हैं उन अनुच्छेदों को भी राष्ट्रपति के संबंध में देखेंगे। कौन कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के बारे में क्या बताते हैं, संविधान का कौन सा स्रोत राष्ट्रपति के बारे में क्या बताता है और हमें क्या जानकारी देता है, उन्हें समझेंगे। इसके साथ साथ राष्ट्रपति की कार्य और शक्तियों के संबंध में मैं इसके अगला पार्ट जो लेकर के आऊँगा इस वीडियो का, वो राष्ट्रपति की कार्य और शक्तियों के संबंध में लेकर के आऊँगा। पॉलिटी का जो अगर मैं बात करूँ स्टार्टिंग की, तो पॉलिटी स्टार्टिंग में पहले तो अधिनियमों से शुरू होती है। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि ब्रिटिश समय समय पर एक कई प्रकार के अधिनियम लेकर के आए। उन्हीं अधिनियमों ने हमारे संविधान की पृष्ठभूमि को रखा और उन अधिनियमों से अगर मैं शुरुआत करूं तो काफ़ी लंबी चर्चा हो जाएगी। तो इस वजह से मैंने भाग 5 के अंतर्गत का आज केंद्र, जिसका भाग 5 का नाम ही केंद्र है, और भाग 5 के अंतर्गत जितने भी आर्टिकल है 52 से लेकर 151 तक, पहले बारी बारी से हम भाग 5 को समझेंगे। उसके बाद आगे के जो भाग रह गए हैं या संविधान का जो इतिहास रह गया है कि संविधान आखिर बना कैसे, तो उसको हम अंत में समझ लेंगे। फिलहाल पहले मेरे को लगा कि थोड़ा एक आसान टॉपिक, वैसे तो आसान राष्ट्रपति वाला टॉपिक थोड़ा आसान टॉपिक है नहीं, लेकिन अगर हम इसे आसान तरीके से समझें, थोड़ा सा समझने की कोशिश करें, तो ये पृष्ठभूमि से थोड़ा आसान हमें नज़र आता है। तो चलिए शुरू करते हैं। राष्ट्रपति के बारे में जानकारी लेने के लिए मैंने बताया कि एक तो है हमारे संविधान का भाग 5, संविधान का भाग 5 जिसके अंतर्गत बहुत बड़ा भाग है, लगभग 100 अनुच्छेद इसके अंतर्गत आते हैं, 52 से लेकर करके और 151 तक के अनुच्छेद। अगर मैं भाग 5 से पिछले 4 भागों की बात करूं कि पिछले 4 भाग कौन कौन से संविधान के हैं, तो हम लोग जानते हैं पहला भाग जिसमें राज्य से संबंधित बातें कही गई है, नए राज्यों का प्रवेश कैसे होगा, उनकी सीमा में परिवर्तन, नाम में परिवर्तन, ये सारी चीज़ें भाग 1 के संबंधित हैं। 2 और अनुच्छेद 2 और 3 के प्रावधान किस प्रकार लागू होंगे, तो भाग 1 जिसके अंदर केवल 4 अनुच्छेद हैं, 1 से लेकर के और 4 तक। भाग 2 की अगर मैं बात करूं तो भाग 2 नागरिकता वाला भाग है, नागरिकता से संबंधित है, जिसके अंतर्गत अनुच्छेद 5 से 11 तक के अनुच्छेद शामिल हैं। इसके बाद भाग 3 शुरू हो जाता है हमारा मौलिक अधिकारों वाला भाग, और मौलिक अधिकारों वाले भाग में भी हमें थोड़ा डिटेल में पढ़ने को मिलता है। 12 से 35 तक हमारे संविधान में भाग 3 के अंतर्गत हमें कुछ मौलिक अधिकार दिए गए हैं। उन मौलिक अधिकारों पर भी चर्चा करना बहुत ज़रूरी है। तो आगे आने वाली क्लासेस में भाग 3 और भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्व, DPSP वगैरह, वो भी चर्चा करना रह गया है। तो उन सभी विषयों पर मैं बाद में चर्चा करूंगा। सबसे पहले आज हम लोग जो समझने वाले हैं वो समझने वाले हैं भाग 5 को। भाग 5 शुरू होता है अनुच्छेद 52 से और 151 तक भाग 5 चलता है। इस भाग 5 के अंतर्गत सबसे पहले इस भाग 5 के नाम को समझ लेते हैं। भाग 5 का नाम ही द यूनियन, केंद्र या संघ, जो भी आपको इनमें से सही लगे। आप यूनियन कह सकते हैं, केंद्र कह सकते हैं या संघ कह सकते हैं, ठीक। तो ये भाग 5 का नाम हो गया। भाग 5 के अंतर्गत 52 से 151 तक के अनुच्छेद हैं, जिसमें 52 से लेकर करके और 78 तक का अनुच्छेद। पहला अध्याय इस भाग का पहला अध्याय संबंधित है कार्यपालिका से। तो कार्यपालिका से संबंधित है इसका पहला अध्याय। इसी कार्यपालिका अध्याय के अंतर्गत हम पहला उप अध्याय जो पढ़ने जा रहे हैं, 52 से और 61 तक के अनुच्छेदों को आज हम लोग पढ़ेंगे। एक तो संविधान से ये जानकारी हम लेंगे कार्यपालिका के संबंध में, यानी 52 से और 61 तक का पढ़ेंगे। तो इसमें निहित है कि हम लोग राष्ट्रपति के बारे में जानकारी लेने वाले हैं कि भारतीय राज्य व्यवस्था में, भारतीय प्रशासनिक ढांचे में राष्ट्रपति का क्रम क्या है और राष्ट्रपति की क्या भूमिका है। एक तो राष्ट्रपति को समझेंगे, राज्य व्यवस्था में राष्ट्रपति का महत्व। तो राष्ट्रपति के महत्व को समझने के लिए हमने 52 से और 61 तक के अनुच्छेद ये तो उठाए हमने भाग 5 से, अपने संविधान से। इसके अलावा अगर हमें राष्ट्रपति के संबंध में कोई और जानकारी चाहिए तो इन 52 से और 61 तक के अनुच्छेदों के अलावा एक हमें थोड़ा पढ़ना होगा 70वां संविधान संशोधन।
और एक थोड़ा सा पढ़ना होगा हमें। एक तो 52 से 61 तक के अनुच्छेद पढ़ना है, एक 70वां संविधान संशोधन 1990, एक तो ये पढ़ना है, और एक बार अधिनियम पढ़ना है प्रेसिडेंशियल इलेक्शन एक्ट 1952, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति निर्वाचन अधिनियम 1952, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति निर्वाचन अधिनियम 1950 का भी है, 52 का भी है। 52 वाले को थोड़ा समझते हुए चलेंगे। देखो 52 वाले को भी आगे इसके बारे में भी चर्चा करूंगा। देखो 52 वाले में एक बात ध्यान रखना, 1974 में इसमें पहली बार संशोधन किया गया, 1977 में इसमें दूसरी बार संशोधन किया गया, और 1997 में इसमें अंतिम संशोधन किया गया। तो थोड़ा इसे भी समझते हुए चलना है हमें। भाग 5 के अंतर्गत आज 52 से और 61 तक के क्रमवार तरीके से थोड़ा सा इसको देखते हुए चलते हैं। तो शुरुआत करते हैं अनुच्छेद 52 के अंतर्गत। अनुच्छेद 52 से जब हम शुरू करते हैं तो हमें एक चीज़ देखने को मिलती है कि 52 अनुच्छेद, ये उप अध्याय जो है ये सीधे राष्ट्रपति के बारे में जानकारी देता है। तो अनुच्छेद 52 यानी कि सीधा सीधा संबंध राष्ट्रपति के पद से। अब थोड़ा पद को समझते हुए चलते हैं कि राष्ट्रपति होता क्या है। राष्ट्रपति, वैसे अनुच्छेद 52 का तात्पर्य सीधी सीधी एक लाइन है अनुच्छेद 52 में, जिसमें यह लिखा गया है कि भारतीय संघ का एक राष्ट्रपति होगा जो देश का प्रधान व्यक्ति होगा। ठीक, तो ठीक है, इतनी ही बात है बस। वैसे अगर थोड़ा हम इसके अंदर की बात को समझें, थोड़ा सा अगर हम बात की गहराई में जाएं, तो हम जानते हैं हमारे यहाँ केंद्र और राज्य दोनों स्तरों पर सरकार का गठन किया जाता है। केंद्र स्तर पर भी सरकार का गठन किया जाता है और राज्य स्तर पर भी सरकार का गठन किया जाता है। केंद्र स्तर पर कार्यपालिका का प्रधान व्यक्ति होता है राष्ट्रपति। ठीक है, तो ये पद से संबंधित चीज इतनी बात समझ लेनी है कि केंद्र स्तर पर कार्यपालिका का प्रमुख व्यक्ति, कार्यपालिका का जो प्रधान व्यक्ति होता है वो राष्ट्रपति होता है केंद्रीय स्तर पर। ठीक है, अब हमें एक बात तो साफ साफ पता है कि मंत्रिपरिषद की संपूर्ण शक्तियां प्रधानमंत्री में निहित होती हैं। तो इसका मतलब प्रधानमंत्री वास्तविक तौर पर कार्यपालिका का प्रधान व्यक्ति है। अगर हम अपने संविधान के रूल्स को फॉलो करते हुए देखें, अगर हम अपने संविधान की एक विशेषता देखें, तो हमारे संविधान का एक खास बात यह है कि हमारे संविधान में मंत्रिपरिषद की संपूर्ण शक्तियां प्रधानमंत्री में निहित होती हैं और राष्ट्रपति में निहित नहीं होती हैं। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान जो होता है वो प्रधानमंत्री होता है। देखो थोड़ी छोटी सी चीज़ है यहाँ पे समझने की। देखो राष्ट्रपति जो होता है वो कार्यपालिका का प्रधान व्यक्ति होता है। ठीक, अगर इसमें सिर्फ एक वास्तविक शब्द जुड़ जाए कि वास्तविक तौर पर कार्यपालिका का प्रधान व्यक्ति कौन होता है, तो वास्तविक तौर पर कार्यपालिका का प्रधान व्यक्ति प्रधानमंत्री होता है। ये तो हुई पद से संबंधित बात है। ठीक, अब बात करते हैं अनुच्छेद 53 की। तो अनुच्छेद 53 का सीधा संबंध राष्ट्रपति के कार्य और शक्तियों से है। तो अनुच्छेद 53 थोड़ा सा समझते हुए चलना है। देखो अनुच्छेद 53 वैसे कार्य और शक्तियों से संबंधित है। राष्ट्रपति के क्या क्या कार्य होंगे, क्या क्या शक्तियां होंगी, तो हम लोग राष्ट्रपति के कार्य और शक्तियां वाला इसके अगला पार्ट मैं इसी पर लेकर के आऊँगा, क्योंकि कार्य और शक्तियों पर पूरा एक लगभग 20-22 मिनट का वीडियो इसी के ऊपर बनेगा। तो कार्य और शक्तियों को समझने से पहले थोड़ा हमें समझना चाहिए कि राष्ट्रपति का पद से हमने देखा, जैसे कि हमने देखा कि राष्ट्रपति वरीयता क्रम के अनुसार भारतीय राज्य व्यवस्था में पहले स्थान पर आता है। अब कोई व्यक्ति वरीयता क्रम के अनुसार पहले स्थान पर आता है, किसी व्यक्ति का इतना महत्व है, तो निश्चित सी बात है उसे कुछ कार्य और कुछ शक्तियां दी गई होंगी। तो राष्ट्रपति के पास शक्तियां, सबसे प्रमुख शक्तियों में अगर मैं बात करूं तो देखो हम सभी लोग जानते हैं कि भारतीय संसद के 2 सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा। यदि कोई बिल लोकसभा और राज्यसभा में जब पारित हो जाता है, उसके बाद वो राष्ट्रपति के पास हस्ताक्षर के लिए जाता है। जब तक राष्ट्रपति महोदय उस बिल पर हस्ताक्षर ना कर दे, तब तक वो बिल अधिनियम नहीं कहलाता है, वो एक्ट नहीं बनता है। यानी कि सबसे प्रमुख शक्ति ये है कि राष्ट्रपति एग्जीक्यूट करता है, विधायिका कानून बनाती है, एग्जीक्यूट कार्यपालिका उसे लागू करवाती है, और यदि कानून में किसी प्रकार की कोई अवहेलना हो तो उसके लिए न्यायपालिका सदैव तैयार रहती है। ठीक, तो ये हो गई हमारी कार्य और शक्तियों के संबंध में। आगे हम डिटेल में देखेंगे, जैसे आगे आने वाले अनुच्छेद है, अनुच्छेद 123 है, जिसके अंतर्गत राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। कई सारी शक्तियां हैं। तो राष्ट्रपति की कार्य और शक्तियां इसके अगले पार्ट में देखेंगे। बात करते हैं अनुच्छेद 54 की। अनुच्छेद 54 और 55 थोड़ा ध्यान से समझना। देखो
अनुच्छेद 54 का संबंध है राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल से, इलेक्टोरल कॉलेज से। अगर हम ये बात करें कि राष्ट्रपति को वोट कौन लोग देते हैं, राष्ट्रपति के निर्वाचन प्रक्रिया में कौन लोग शामिल होते हैं, अगर हम उनकी बात करें कि वो कौन लोग होते हैं जो राष्ट्रपति के निर्वाचन प्रक्रिया में शामिल होते हैं, तो उसके लिए थोड़ा सा हमें 70वां संविधान संशोधन भी समझना पड़ेगा 1990 का, थोड़ा इसे समझ करके भी चलना पड़ेगा। देखो 70वां संविधान संशोधन 1990 इसमें क्या भूमिका निभाता है, तो मैं पहले निर्वाचक मंडल में बता देता हूँ कि निर्वाचक मंडल में कौन कौन से सदस्य होते हैं। देखिए अगर मैं बात करूं निर्वाचक मंडल में लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, इस बात पर गौर करना जो मैं बोल रहा, देखो लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, ठीक। और चौथी और अंतिम बात यह है कि 70वां संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली और पुदुचेरी केंद्र शासित प्रदेशों में से मात्र 2 ही ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हैं जिन्हें 70वें संविधान संशोधन द्वारा राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेने का अधिकार प्राप्त है। देखो तो दिल्ली और पुदुचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भी इसमें शामिल होंगे, दिल्ली पुदुचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, ठीक। तो ये तो हो गई बात इलेक्टोरल कॉलेज की कि कौन कौन लोग राष्ट्रपति के निर्वाचन में शामिल होते हैं। यहाँ पे सबसे बड़ी समझने वाली बात यह है कि लोकसभा के निर्वाचित सदस्य इसमें शामिल होते हैं, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति को वोट देते हैं, विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य होते हैं, और दिल्ली और पुदुचेरी 2 मात्र केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभा जिसे 70वें संविधान संशोधन 1990 द्वारा इसमें मतदान का अधिकार है। 2 ही केंद्र शासित प्रदेशों की 2 ही ऐसी विधानसभाएं हैं जो राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल होती हैं। अब यहाँ पर शब्द को थोड़ा सा निर्वाचित शब्द को समझने की कोशिश करेंगे। निर्वाचित यानी कि जो निर्वाचन प्रक्रिया से संसद तक पहुंचा है या विधायिका तक पहुंचा है। इसके अलावा निर्वाचित के अपोजिट में जो शब्द काम में लिया जाता है वो है मनोनीत। तो मनोनीत और निर्वाचित 2 अलग अलग चीज़ें हैं। हम जानते हैं कि राज्यसभा में भी लोकसभा में भी एंग्लो इंडियन समुदाय से राज्यसभा में 12 व्यक्तियों को राष्ट्रपति मनोनीत करता है। मनोनीत करने के लगभग 12 व्यक्ति जो कला, विज्ञान, साहित्य अलग अलग क्षेत्रों से ख्याति प्राप्त 12 व्यक्तियों को राष्ट्रपति राज्यसभा में मनोनीत करते हैं। लोकसभा में भी एंग्लो इंडियन समुदाय से नामित होते हैं। सभी लगभग विधानसभाओं में भी, कहीं जगह विधानसभाओं में भी कुछ आरक्षित सीटों पर जो मनोनीत सीटें हैं मनोनयन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे तो ये तो हो गई मनोनीत। तो मनोनीत जो सीटें होंगी, मनोनीत सीटों से जो जीते हुए मनोनीत जिन्हें किया गया होगा वो राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया में भाग नहीं लेंगे। राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया में लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य और दिल्ली और पुदुचेरी विधानसभा के सदस्य ही शामिल होंगे। अंतिम बात, अगर मैं इसमें थोड़ा सा ध्यान देने वाली एक बात बताऊं तो इसमें एक चीज़ ध्यान रखना कि राज्य विधान परिषद जो कि वर्तमान में शायद 6 या 7 राज्यों में है, इसके सदस्यों को इस निर्वाचन प्रक्रिया में भाग लेने का अधिकार प्राप्त नहीं होता है, ठीक। तो यहाँ तक तो हम समझ चुके हैं अच्छे से। अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 55 की। तो थोड़ा सा अनुच्छेद 55 को ध्यान से समझना। अनुच्छेद 55 ही वो मुख्य वजह है जिसकी वजह से अभी हम लोग इस पर चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा दिक्कत यही अनुच्छेद करता है। अनुच्छेद 55 का सीधा संबंध है राष्ट्रपति की निर्वाचन की रीति से, कि राष्ट्रपति का चुनाव होगा तो होगा कैसे, इस बात से संबंधित है, ठीक। तो राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति में हमें लगभग 4 या 5 बातें जो मुख्य रूप से हैं उन्हें समझना जरूरी है, जिनमें मैं अगर एक एक करके बताऊं तो सबसे पहले एक बात है कि एकल संक्रमणीय मतदान प्रणाली है। बोलने से अच्छा है मैं बोलूँगा एकल हस्तांतरणीय मतदान प्रणाली। तो एकल हस्तांतरणीय मतदान प्रणाली। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि एकल हस्तांतरणीय मतदान प्रणाली, एक तो इसे समझना है। एक हम समझेंगे समान अनुपातिक प्रतिनिधित्व। तो इसे समझेंगे थोड़ा। एक हम थोड़ा सा समझेंगे कोटा, और एक चौथी चीज़ जो हम समझेंगे ये चुनाव अप्रत्यक्ष चुनाव है।
प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष चुनाव में क्या फ़र्क होता है, थोड़ा इसे समझते हुए चलेंगे। तो एक एक चीज़ों पर बात करेंगे। देखो, सबसे पहले एकल हस्तांतरणीय मतदान प्रणाली। एकल हस्तांतरणीय मतदान प्रणाली के लिए कई किताबों में एकल संक्रमणीय मतदान प्रणाली लिखा है, लेकिन संक्रमण से ज़्यादा अच्छा होगा कि मैं बोलूँगा हस्तांतरणीय मतदान प्रणाली। ठीक है, एकल हस्तांतरणीय मतदान प्रणाली का सीधा सा अर्थ होता है कि सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम। ठीक, तो इस पर तो ज़्यादा मेरे को लगता नहीं है कि किसी भी प्रकार का कोई डाउट होगा। एकल हस्तांतरणीय मतदान प्रणाली का मतलब होता है कि सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम। ठीक, बात आती है मुख्य रूप से समझने वाली समान अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली क्या होती है। तीसरी चीज़ कोटा क्या होता है, और अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष चुनाव क्या होता है। अन्य सभी चीज़ों पर आने से पहले मैं थोड़ा सा प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष चुनाव के बारे में जानकारी दूंगा। पहले प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष चुनाव को समझते हैं। प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली वो होती है जिसमें जनता सीधे अपने प्रतिनिधि को चुनती है। ऐसा हमारे यहाँ पे जिसमें जनता सीधे अपने प्रतिनिधि को चुनेगी, जनता जिस चुनाव में अपने प्रतिनिधि को स्वयं चुनेगी, ऐसा चुनाव प्रत्यक्ष चुनाव कहा जाता है। हाँ, जिसमें जनता की तरफ से कुछ लोगों ने प्रतिनिधि को चुना, जिसमें जनता की तरफ से कुछ लोगों ने जनता के लिए प्रतिनिधि को चुना, ऐसा चुनाव कहा जाता है अप्रत्यक्ष चुनाव। तो हम सभी लोग जानते हैं यहाँ पर निर्वाचक मंडल में ये लोग शामिल होते हैं, जनता शामिल नहीं होती है। इस वजह से ये चुनाव प्रक्रिया एक अप्रत्यक्ष चुनाव प्रक्रिया है। अप्रत्यक्ष मतदान प्रणाली द्वारा राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। अब बात करते हैं समान अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली की। तो थोड़ा सा समान अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली को समझते हुए चलना है। देखो, तो इसको मिटा रहा हूं मैं। देखो, यहाँ पे निर्वाचक मंडल में तो यही लोग हैं होते हैं, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, और 70वें संविधान संशोधन द्वारा इसमें दिल्ली और पुदुचेरी विधानसभा के सदस्यों को भी शामिल कर लिया गया है निर्वाचक मंडल में। थोड़ा हमें समझना जो यहाँ पे है वो समझना है समान अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली होती क्या है। मुख्य रूप से हमें इस बात पर चर्चा करनी है। देखो, तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो मैंने बोला कि इसमें लोकसभा के निर्वाचित सदस्य और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, यानी कि केंद्रीय स्तर पर ये दो, और राज्यों के स्तर पर कौन राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेता है, तो सभी राज्यों की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य और प्लस दिल्ली और पुदुचेरी के विधानसभा से जीते हुए सदस्य, निर्वाचित हुए सदस्य। ठीक है, तो ये लोग भाग लेते हैं इस चुनाव प्रक्रिया में। अगर हम लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों को मिला लें, लगभग 545 सीटें लोकसभा में, 245 के आसपास राज्यसभा में, लगभग मिला करके ये लमसम निकाल लेते हैं हम, तो ये आ जाता है 776। देखो, समान अनुपातिक प्रतिनिधित्व होता क्या है, थोड़ा समझना। देखो, मैंने बोला लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य मिला करके कितने हो जाते हैं, 776 के आसपास, और विधानसभा, राज्य विधानसभाओं से निर्वाचित सदस्य और दिल्ली और पुदुचेरी के विधानसभा के सदस्यों को अगर हम टोटल काउंट करें तो ये हो जाता है लगभग 4120। अब यहाँ पे थोड़ा सा बात को समझना। देखो, केंद्रीय स्तर पर लोकसभा और राज्यसभा ने राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लिया, केंद्रीय स्तर पर लोकसभा ने और राज्यसभा ने राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लिया। लेकिन अगर ऐसा होगा कि राष्ट्रपति के चुनाव में देखो सिर्फ 776 लोग केंद्र की तरफ से भाग लेंगे, तो राज्यों का प्रतिनिधित्व राष्ट्रपति के चुनाव में बढ़ जाएगा, राज्यों की भूमिका बढ़ जाएगी, जो कि कभी भी संभव नहीं था, क्योंकि भारत एक संघात्मक ढांचे वाला देश है, हम जानते हैं। इस वजह से देखो यहाँ पे जो 776 सांसद हैं और 4120 जो राज्य विधानसभाओं के, दिल्ली पुदुचेरी विधानसभा, इनके मिलाकर के जो सदस्य हैं, इन दोनों की वोट वैल्यू कर ली जाती है इक्वल, यानी कि 776 का मत मूल्य बराबर 4120 विधायकों का मत मूल्य, 776 सांसदों का मत मूल्य बराबर 4120 विधायकों का मत मूल्य। ठीक है, तो ये कैसे निर्धारित की जाती है, मत मूल्य कैसे निकाला जाता है, तो थोड़ा सा उस चीज़ को समझना है। देखो, सिर्फ 2 फंडे समझने हैं हमें, सिर्फ 2 फंडे समझने हैं। देखो, अगर हम निकाल देते हैं एक विधायक का मूल्य, अगर हमें एक विधायक का मूल्य निकालना है, एक विधायक का मत मूल्य निकालना है कि एक विधायक के वोट की वैल्यू कितनी होती है, तो एक विधायक के वोट की वैल्यू होती है उस राज्य की कुल जनसंख्या, उस राज्य की कुल जनसंख्या बटे राज्य विधानसभा से निर्वाचित सदस्यों की संख्या, यानी कि राज्य विधानसभा से
निर्वाचित विधायकों की संख्या, उस राज्य से निर्वाचित, देखना इसमें बात ध्यान से समझना कि उस राज्य की कुल जनसंख्या जितनी उस राज्य की जनसंख्या होगी और उसके अपॉन में क्या आ जाएगा, राज्य विधानसभा, उस राज्य से जितने विधानसभा के सदस्य चुने गए हैं अपॉन में वो आ जाएगा। तो थोड़ा एक एग्जाम्पल लेके लिख सकते हैं। देखो एक विधायक का मूल्य निकालने के लिए माना मैंने कि एक राज्य की जनसंख्या इतनी है, देखो मान लिया कि एक राज्य की जनसंख्या इतनी है, उस राज्य से निर्वाचित विधायकों की संख्या इतनी है, इतनी विधानसभा की निर्वाचित सीटें थी उस राज्य में और इतने यहाँ से निर्वाचित विधायकों की संख्या इतनी है। देखो अब निकाल लेते हैं एक विधायक की वोट वैल्यू। तो एक विधायक की वोट वैल्यू जब हम निकालेंगे तो ये नंबर देखो काफ़ी बड़ा लग रहा है। अब इतने बड़े आंकड़ों को मैनेज करना इतने बड़े स्तर पर आसान काम तो है नहीं, इसलिए इसमें एक काम और किया जाता है, गुणा गया 1/1000। अब कर लो इसे सही, ताकि आंकड़ों का आसानी से गिनती करी जा सके, इस वजह से इसमें कर लिया जाता है, गुणा गया 1/1000। तो यानी कि एक विधायक का मत मूल्य क्या हो गया, उस राज्य की कुल जनसंख्या बटे विधानसभा से निर्वाचित सदस्यों की संख्या गुणा गया 1/1000। तो ये तो हो गया एक विधायक का मत मूल्य। अब अगर हम एक सांसद का मत मूल्य निकालते हैं कि एक सांसद का मत मूल्य कितना होता है, तो एक सांसद का मत मूल्य निकालने के लिए देखो हमें कुछ भी नहीं करना। अगर हमें एक सांसद का मत मूल्य निकालना है तो सांसद का कितना होता है, देखो सांसद का मत मूल्य होता है कि राज्य विधानसभाओं से निर्वाचित सदस्य, राज्य विधानसभा से निर्वाचित सदस्य बटे संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य। तो यानी कि एक सांसद की वोट वैल्यू क्या होती है, राज्य विधानसभा से निर्वाचित सदस्य बटे संसद के दोनों सदनों से निर्वाचित सदस्य। तो इस प्रकार समान अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली से राज्य और केंद्र की भूमिका राष्ट्रपति के चुनाव में बराबर कर ली जाती है। ऐसा नहीं है कि राज्यों को राष्ट्रपति के चुनाव में एक विशेष भूमिका निभाने को मिलती है। अगर ऐसा होता तो शायद हम ये नहीं कह पाते कि भारत एक संघात्मक ढांचे वाला देश है, जबकि हमें देखने को मिलता है एक, अगर हम ऊपर से हायरार्की बनाते हुए आए तो हमें साफ साफ दिखता है कि भारत एक संघात्मक ढांचे वाला देश है, जहां पर केंद्र में राज्यों से थोड़ा ज़्यादा शक्तियां निहित हैं। ऐसा देश हमारा है। ठीक, तो इस देश में एक चीज़ ये तय है कि इसमें राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्यों को ज़्यादा महत्व तो नहीं दिया जा सकता था, राज्यों की भूमिका तो बढ़ा नहीं दी जा सकती थी। इस वजह से क्या कर दिया गया कि इस मतदान प्रणाली को समान अनुपातिक मतदान प्रणाली में बांट दिया गया। समान अनुपातिक मतदान प्रणाली का सीधा सा मतलब ये है कि राज्य विधानसभाओं से निर्वाचित, देखो राज्य विधानसभाओं से टोटल कितने सदस्य निर्वाचित होते हैं, 4120। 4120 बराबर केंद्र में संसद, देखो संसद के दोनों सदन राज्यसभा और लोकसभा, राज्यसभा और लोकसभा से निर्वाचित 776 वोटों की वोट वैल्यू राज्य विधानसभाओं के 4120 लोगों से की वोट वैल्यू से कर दी जाती है इक्वल। तो ये तो हो गई बात यहाँ तक की 55 तक की। उम्मीद है 55 वाला अनुच्छेद आपको समझ में आया होगा, एक समान अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली समझ में आई होगी। अब थोड़ा सा समझ लेते हैं कोटा क्या है। देखो तो कोटा समझने से पहले मैं थोड़ा सा एक चीज़ जो बोलूँगा, कोटा समझने से पहले थोड़ा हमें एक शब्द समझना चाहिए। देखो ये जो सिस्टम है ये फर्स्ट पास्ट द पोस्ट वाला सिस्टम नहीं है। फर्स्ट पास्ट द पोस्ट, राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया फर्स्ट पास्ट द पोस्ट वाली नहीं होती है। सब फर्स्ट पास्ट द पोस्ट का मतलब है सबसे आगे निकलने की पद्धति। सबसे आगे निकलने की पद्धति। तो देखो फर्स्ट पास्ट द पोस्ट वाला चुनाव नहीं है। आमतौर पर सभी चुनाव ऐसे ही होते हैं जिसमें जो व्यक्ति को मतदान का ज़्यादा हिस्सा मिल जाता है तो वो चुनाव जीत जाता है। फर्स्ट पास्ट द पोस्ट ये चुनाव है नहीं। तो फिर कैसा चुनाव है उसे समझेंगे। तो उसे समझने के लिए हमें समझना होगा कोटा। कोटा होता क्या है, तो कोटा होता है कुल वैध मतों का, कुल वैध मत, यानी कि जितने टोटल वैध वोट पड़े हैं, जितने टोटल वैध मत पड़े हैं बटे 2/1। यानी कि कोटा का मतलब सीधा सीधा ये हो गया 50% + 1।
50% प्लस 1 अधिक इतना ला देता है। अगर कोई व्यक्ति कोटे का निर्धारण कर देता है, कोटा पूरा कर देता है, अगर किसी भी पहले ही चरण में कर देता है तो पहले ही चरण में उसे राष्ट्रपति घोषित कर लिया जाएगा। थोड़ा सा हमने देखो एकल हस्तांतरणीय मतदान प्रणाली भी समझा, समान अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली भी समझ लिया, अब बाद कोटा भी समझ लिया और अब प्रत्यक्ष चुनाव भी समझ लिया। तो 55 के अंतर्गत हमने सारी की सारी चीज़ों को समझ लिया। यहाँ से आपका ऑप्शनल में कोई भी ऑप्शन नहीं छूटेगा। ऐसे इसमें इसके बाहर से आपको यहाँ से कोई भी प्रश्न नहीं पूछा जाएगा, ये मेरा आप लोगों से वादा है। तो देखते कोटा का मतलब जो होता है, कोटा का मतलब ये होता है कि 50% प्लस 1, यानी कि अब हम थोड़ा सा एक एग्जांपल लेकर के देख लेते हैं। माना कि हमारे पास 4 कैंडिडेट हैं, A, B, C और D। ये 4 कैंडिडेट हैं हमारे पास राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए। अब इन 4 कैंडिडेटों में हमने वोटिंग करानी है, तो हमको पता है फर्स्ट पास्ट द पोस्ट वाला चुनाव नहीं है, तो फिर चुनाव कैसा है? तो मैं एक काम करूँगा, इनको बांटा जाएगा वरीयता क्रम के अनुसार। यानी कि मैं चाहता हूं, अगर कि सपोज मैं चाहता हूं कि बी राष्ट्रपति बने, तो मैंने बी को 1 वरीयता दे दी, ठीक। फिर मैं चाहता हूं अगर एक बी ना बने तो ए बने, और ए ना बने तो सी बने, और अंत की स्थिति में डी बने, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में अगर पहले इसी चरण में, इसी वरीयता क्रम में अगर कोई कोटा पूरा कर देगा, इन चारों उम्मीदवारों में से अगर बी कोटा पूरा कर देता है तो बी इस चुनाव प्रक्रिया में जीत जाता है, बी को राष्ट्रपति घोषित कर लिया जाएगा। लेकिन अगर ऐसे इस निर्वाचन प्रक्रिया में बी अभी तक कोटा पूरा नहीं कर पाता है, तो बी इस निर्वाचन प्रक्रिया में बी को तभी भी जीत की घोषणा नहीं की जाएगी जब तक 50% प्लस 1 यानी कि कोई नहीं कर देता है, ठीक है। अगर हम मान करके चलते हैं, देखो कि होगा क्या कि माना किसी को भी पूरा 50% प्लस 1 नहीं मिला, सबसे अंत वरीयता क्रम मिला था डी को, तो डी इस चुनाव प्रक्रिया से हो जाएगा बाहर। अब बचेगा ए, बी और सी। फिर दोबारा से इन्हें वरीयता दी जाएगी, तो फिर से वरीयता के अनुसार इन्हें दिया जाएगा। तो इस तरीके से जो वरीयता के अनुसार जैसा जैसा इनके जिस हिसाब से इसका 50% प्लस 1 अगर इसमें कोई ला देता है, इस प्रक्रिया दूसरे चरण में कोई ला देता है चुनाव के, तो उसे राष्ट्रपति घोषित कर लिया जाता है। अब तक भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में दूसरे चरण की मतगणना में, दूसरे चरण के चुनाव में डॉक्टर वी गिरी ही ऐसे राष्ट्रपति थे जो दूसरे चरण की मतगणना में राष्ट्रपति चुने गए थे, ठीक है। अब बात करते हैं 55 के बाद थोड़ा सा अनुच्छेद 56 की। तो अनुच्छेद 56 का सीधा संबंध है राष्ट्रपति की पदावधि से। अनुच्छेद 55 समझ में आ गया होगा। अनुच्छेद 55 को हमने एक एक चीज़ों को समझा। अनुच्छेद 55 की थोड़ी सी भूमिका हमें उपराष्ट्रपति में भी देखने को मिलेगी। उपराष्ट्रपति वाले चुनाव में भी जब देखेंगे हम, तो वहाँ पे भी मैं इसे थोड़ा सा रिकॉल करते हुए चलूँगा। देखो, तो अब हम थोड़ा सा बात करते हैं अनुच्छेद 56 की तरफ को। तो अनुच्छेद 56 में अगर हम बात करेंगे, तो अनुच्छेद 56 में बात कही गई है राष्ट्रपति की पदावधि की, कि राष्ट्रपति की पदावधि कितनी होगी, कितने समय के लिए कोई व्यक्ति राष्ट्रपति रह सकता है। तो हम सभी लोग जानते हैं कि राष्ट्रपति कोई भी 5 वर्ष की समय सीमा तक रहता है। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 56 ये बात स्पष्ट करता है कि कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति पद पर एक बार राष्ट्रपति निर्वाचित होने के बाद 5 वर्ष तक राष्ट्रपति के पद पर रह सकता है। ये बात हमारा अनुच्छेद 56 कहता है, ठीक, क्लियर। अनुच्छेद 56। अब थोड़ा सा चलते हैं, देखो अनुच्छेद 57 पर। 57 में है राष्ट्रपति के पुनः निर्वाचन की प्रक्रिया की, यानी कि एक व्यक्ति को कितनी बार राष्ट्रपति चुना जा सकता है। तो अनुच्छेद 57 को देखेंगे हम, तो अनुच्छेद 57 में हमें मिलता है जो वो मिलता है पुनः निर्वाचन, यानी कि री इलेक्शन, यानी कि एक व्यक्ति एक बार राष्ट्रपति चुने जाने के बाद कितने बार राष्ट्रपति चुना जा सकता है। तो इसके लिए हमारे संविधान का अनुच्छेद 57 स्पष्ट करता है कि एक व्यक्ति कितनी भी बार राष्ट्रपति पद के लिए चुना जा सकता है, इसकी कोई भी समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है। यानी कि एक व्यक्ति कई बार राष्ट्रपति के लिए चुना जा सकता है, यानी कि जब तक वो जीवित रहेगा, अगर 150 साल तक भी जिंदा रहता है तो 150 साल में भी चुनाव लड़ करके वो राष्ट्रपति बन सकता है, ठीक है। हालांकि आज तक भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में अगर हम देखें तो मात्र डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे पहले राष्ट्रपति ही ऐसे राष्ट्रपति हैं जो दूसरे चरण की मतगणना में जो दूसरे बार भारत के राष्ट्रपति चुने गए। 2 बार राष्ट्रपति चुने जाने में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति हैं। आगे हम लोग चलते हैं थोड़ा सा, तो हम लोग पहुँचेंगे थोड़ा अनुच्छेद 58 की ओर। अनुच्छेद 58 की ओर हम लोग पहुँचते हैं। देखो 58 में हमें एक चीज़ समझनी है कि राष्ट्रपति पद से संबंधित योग्यता।
राष्ट्रपति पद से संबंधित योग्यता, कि राष्ट्रपति की योग्यताएं क्या क्या होनी चाहिए, यानी अर्हताएं क्या क्या होनी चाहिए राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए, कि राष्ट्रपति महोदय की योग्यता क्या क्या होनी चाहिए। तो देखेंगे हम इस भाग 5 के अंतर्गत, देखो इस भाग 5 के अंतर्गत जब हम देखो यहाँ से 52 से और 78 तक हम राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को जब पढ़ लेंगे तो फिर हमें जब पता है कि 79 से फिर संसद का शुरू हो जाता है, संसद के बारे में जानकारी लेंगे फिर वहाँ से। तो हम देखेंगे कि कभी भी इस भाग 5 के बारे में एक चीज़ ध्यान रख लेना कि योग्यता में देखना कि लगभग एक ये 3-4 बातें कॉमन होती हैं सब जगह। तो राष्ट्रपति की योग्यता में भी देखो 3-4 बातें हैं, तो 3-4 बातें देखते हैं कौन कौन सी है। सबसे पहली जो चीज़ है वो है भारत का नागरिक होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए। देखो भारत का नागरिक होना चाहिए, पहली योग्यता तो ये है। अगर किसी व्यक्ति को राष्ट्रपति का निर्वाचन में भाग लेना है, राष्ट्रपति के निर्वाचन प्रक्रिया में शामिल होना है, वो चाहता है कि मैं राष्ट्रपति बनूं, तो उसको राष्ट्रपति के बनने के लिए सबसे पहले भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरी बात, वो 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो। देखो 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो। अंतिम बात, तीसरी बात अगर हम देखें तो अंतिम बात नहीं, तीसरी बात तीसरी बात अगर हम देखें तो इसमें ये तीसरी बात है कि लोकसभा का सदस्य चुने जाने योग्य हो, लोकसभा का सदस्य चुने जाने योग्य। और अंतिम बात जो है कि भारत सरकार के अंतर्गत किसी लाभ के पद पर ना हो, भारत सरकार के अंतर्गत किसी लाभ पद पर ना हो, यानी कि सरकारी नौकरी वाला व्यक्ति राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए नहीं उठ सकता है, राष्ट्रपति का चुनाव नहीं लड़ सकता है। तो 4 योग्यताएं देखी हमने। देखो भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, ठीक है, लोकसभा का सदस्य चुने जाने योग्य हो और भारत सरकार के अंतर्गत किसी लाभ के पद पर ना हो। अब अगर हम थोड़ा सा योग्यताओं की तरफ ध्यान दें तो हमें इसमें एक चीज़ स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है। देखो ये 4 की 4 योग्यताएं ऐसी है जिसे भारत के लगभग 70% नागरिक पूरा करते हैं। तो ऐसा भी तो हो सकता है ना कि 70% नागरिक जब इन सारी योग्यताओं को पूरा करते हैं तो इसका मतलब हमारे ऐसा भी हो सकता है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन प्रक्रिया में एक राष्ट्रपति के पद के लिए 50-60 हज़ार लोग चुनाव लड़ लें। तो इसी के लिए बनाया गया है प्रेसिडेंशियल इलेक्शन एक्ट 1952, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति निर्वाचन अधिनियम 1952। ये 1952 वाला अधिनियम इस चीज़ को कर देता है पृथक। बताते हैं कैसे करता है। देखो अगर हम इस अधिनियम को समझें तो इस अधिनियम में कुछ भी बुराई नहीं है। ऐसा माना जाता है कि यह अधिनियम, इस पर आरोप है कि यह अलोकतांत्रिक है। तो थोड़ा समझते हुए चलेंगे इसमें। 1974 से पहले राष्ट्रपति के निर्वाचन में क्या होता था कि राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए सिर्फ ये योग्यताएं चाहिए थी। इन योग्यताओं के लिए के अलावा आपको कुछ भी नहीं चाहिए था। ये योग्यता अगर किसी भी व्यक्ति के पास है तो वो राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया में भाग ले सकता है। ठीक, एक चीज़ थोड़ा सा हमें समझनी है कि देखो 74 में जो बात है, 74 इस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन एक्ट के 1974 में इसमें जो पहला संशोधन हुआ, उस संशोधन में कहा गया कि यदि आपको राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेना है तो आपको 2 अनुमोदक और 2 प्रस्तावक चाहिए होंगे, यानी कि 2 अनुमोदक और 2 प्रस्तावक। देखो अब थोड़ा टफ हो गया। देखो फिर भी स्थिति ये थी 1974 तक, 1977 तक यही स्थिति बनी रही कि यदि आप किसी राज्य के 4 विधायकों को जानते हैं, 2 अनुमोदक और 2 प्रस्तावक, यदि आप वो किसी भी राज्य के 4 विधायकों को जानते हैं या संसद के 4 सांसदों को जानते हैं तो आप राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकते थे। ऐसी स्थिति थी 1974 तक। 1977 में इसमें संशोधन कर करके बताया गया कि भाई 2-2 से भी काम नहीं चलेगा, कम से कम 10 अनुमोदक और 10 प्रस्तावक चाहिए होंगे, तब जाकर के आप राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकते हो। दूसरा संशोधन देखो 1977 में इसमें हुआ। ऐसा इसलिए हुआ कि शायद कौन से वर्ष, किसी इससे पहले के वर्ष के एक चुनाव में ऐसी स्थिति थी कि 17 उम्मीदवार थे जिनमें से 9 उम्मीदवार ऐसे थे जिनको एक भी वोट नहीं मिले थे। इस वजह से इसमें संशोधन किया गया। इस चीज़ को देख करके इसमें संशोधन किया जाना बहुत ज़रूरी समझा गया। ठीक है, तो अब थोड़ा सा और टफ हो गया कि 10 अनुमोदक और 10 प्रस्तावक चाहिए थे आपको राष्ट्रपति के निर्वाचन प्रक्रिया में भाग लेने। राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए चुनाव लड़ने के लिए आपको 10 अनुमोदक और 10 प्रस्तावक चाहिए थे।
97 में इसमें थोड़ा सा एक महत्वपूर्ण काम और कर दिया गया। देखो 97 में इसमें सबसे महत्वपूर्ण काम ये कर दिया गया कि भाई अब 10-10 से भी काम नहीं चलेगा, आपको 50 अनुमोदक और 50 प्रस्तावक चाहिए राष्ट्रपति के चुनाव को लड़ने के लिए। देखो आपको 50 अनुमोदक और 50 प्रस्तावक चाहिए राष्ट्रपति के चुनाव को लड़ने के लिए। यदि आप राष्ट्रपति का चुनाव लड़ते हैं तो आपको 50 अनुमोदक चाहिए और 50 प्रस्तावक चाहिए। ये जो चीज़ है, ये चीज़ बताती है कि इस अधिनियम को अलोकतांत्रिक माना जाता है। लेकिन मेरा मानना है कि जब आप भारत के वरीयता क्रम में, भारतीय राज व्यवस्था में भारत के प्रथम नागरिक के रूप में चुने जाना है जब आपने, और आप कम 100 लोगों से भी लिखवाने की स्थिति में नहीं है कि भाई मुझे वोट देना, तो फिर आप सीरियस कैंडिडेट नहीं हैं उस पद के लिए, आप सीरियस कैंडिडेट नहीं है। तो ये अधिनियम कुछ बेकार अधिनियम नहीं है, ठीक ठाक अधिनियम है, ताकि राष्ट्रपति का चुनाव एक मजाक बन करके न रह जाए। इस वजह से ऐसा अधिनियम भी जरूरी था। ठीक है, तो अब बात करते हैं 58 तक हम बात कर चुके हैं। अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा 59, 60 और 61 की। थोड़ा सा अनुच्छेद 59, 60 और 61 को समझेंगे। देखो 61 के बाद अगले जो इसके पार्ट लेकर के आऊँगा, इसके बाद 61, 62 और आगे वाले जो जितने भी अनुच्छेद हैं उन अनुच्छेदों को आगे वाले पार्ट में मैं लेकर के आऊँगा। इसका अगला पार्ट कार्य और शक्तियों से संबंधित आएगा। देखो तो थोड़ा सा समझ लेते हैं अनुच्छेद 59। अनुच्छेद 59 का सीधा संबंध वेतन और भत्तों से समझ लो आप। शर्तें क्या? वेतन व भत्ते। शर्त वाली जो बात है वो यही है, वेतन व भत्ते। देखो तो वेतन और भत्तों में एक चीज़ ध्यान रखना कि 2008 में इस वेतन नियमावली में संशोधन किया गया। 2008 से पहले जो राष्ट्रपति का वेतन होता था वो 3,50,000 रुपये था। 2008 में इसमें संशोधन करके इसे 5 लाख कर दिया गया। 2008 में इसमें संशोधन करके इसे 5 लाख कर दिया गया। देखो तो ये तो हो गया वेतन। भत्तों में हम जानते हैं राष्ट्रपति को कई सारे निःशुल्क भत्ते दिए जाते हैं, निःशुल्क सेवाएं दी जाती हैं, जैसे राष्ट्रपति भवन है ना, निःशुल्क आवास, 1532 का दीन पनाह नगर जो हुमायूं ने बसाया था, वही उसी दीन पनाह नगर की बीच वाली स्थिति यही थी। राष्ट्रपति भवन से चांदनी चौक का जो इलाका है 1532 में हुमायूं ने बसाया था, तो 1532 में जो बसाया था वो यही दीन पनाह नगर, यही है राष्ट्रपति भवन। ठीक है, अगर हम उस समय के इतिहास को देख करके कहें तो हम ये कहेंगे कि दीन पनाह नगर में बसा हुआ है राष्ट्रपति भवन। आज के समय में हम कहेंगे राष्ट्रपति भवन कहाँ है? दिल्ली में। तो ठीक है, बात करते हैं। देखो वेतन व भत्तों में हमने समझा कि वेतन, राष्ट्रपति का वेतन 2008 से पहले राष्ट्रपति का वेतन जो निर्धारित किया गया था वो 3,50,000 रुपये निर्धारित किया गया था। 2008 में इसमें संशोधन करके इसे 5 लाख कर दिया गया है। ठीक, अंत में बात करते हैं अनुच्छेद 60 और 61 की। थोड़ा सा एक एक लाइन के अनुच्छेद हैं। अब अनुच्छेद 60 में बात है शपथ की। थोड़ा इस चीज़ को समझते हुए चलना। देखो राष्ट्रपति बना दिया, इतना बड़ा पद, भारतीय वरीयता क्रम, राज्य व्यवस्था में वरीयता क्रम में प्रथम स्थान, तीनों सेनाओं का प्रमुख व्यक्ति। ठीक, तो ऐसे व्यक्ति को जो सबसे ऊपर भारतीय राज्य व्यवस्था में आता है तो उसको शपथ कौन दिलाएगा? जब आपके मन में ऐसे प्रश्न पर डाउट हो तो एक चीज़ समझ लेनी है कि न्याय सबसे बड़ी चीज़ है। न्याय इतनी बड़ी चीज़ है कि न्यायपालिका का ही प्रमुख व्यक्ति चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ मुख्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। हाँ, इसमें एक चीज़ और समझ लेना कि यदि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति हो तो ऐसी स्थिति में सुप्रीम कोर्ट का वरिष्ठतम न्यायाधीश राष्ट्रपति को शपथ दिला सकता है। अन्यथा की स्थिति में सुप्रीम कोर्ट का वरिष्ठतम न्यायाधीश राष्ट्रपति को शपथ दिला सकता है। देखो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं। देखो अगर मैं कहूँ सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश इसे राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं और अगर मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति हो तो ऐसे में वरिष्ठतम न्यायाधीश राष्ट्रपति को महोदय को शपथ दिलाते हैं। ठीक है, शपथ से संबंध में थोड़ी सी एक तथ्य, थोड़ा रोमांचक तथ्य है। 1977 में 1977 में संजीवा रेड्डी जी ने 25 जुलाई को शपथ ली थी। उसके बाद से प्रक्रिया चलती आ रही है कि हर वर्ष हमारा राष्ट्रपति 25 जुलाई को ही शपथ लेते हैं, राष्ट्रपति महोदय। ठीक है, तो इसके बाद थोड़ा सा बच गया है हमारा अनुच्छेद 61, और अनुच्छेद 61 में जो बात है वो है महाभियोग। महाभियोग की प्रक्रिया।
महाभियोग की प्रक्रिया हम सभी लोग जानते हैं कि संयुक्त राज्य अमेरिका से हमने, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से हमने अपने संविधान में ली है। हमारे संविधान विभिन्न विदेशी स्रोतों से बना है, हमने कई देशों के संविधान को मिला करके अपने संविधान को बनाया है, इसलिए हमारा संविधान में ऐसे विभिन्न प्रकार के रंग देखने को मिलते हैं हमें। ठीक है, तो महाभियोग की प्रक्रिया क्या होती है? अनुच्छेद 61 में वर्णित है कि राष्ट्रपति यदि संविधान का उल्लंघन कर दे, देखो, राष्ट्रपति यदि संविधान का उल्लंघन कर दे तो राष्ट्रपति के विरुद्ध संसद के किसी भी सदन, लोकसभा में या राज्यसभा में, दोनों में से किसी भी सदन में, देखो ये क्वेश्चन आया था एक बार कि महाभियोग का प्रस्ताव किस सदन में लाया जा सकता है, तो लोकसभा में लाओ या राज्यसभा में लाओ, दोनों सदनों में लाया जा सकता है। ठीक है, लेकिन इससे 14 दिन पूर्व राष्ट्रपति को लिखित सूचना देनी पड़ती है। एक बात समझ लेना, राष्ट्रपति महोदय को 14 दिन पूर्व लिखित सूचना देनी पड़ती है, मेल भी नहीं कर सकते हो। तो लोकसभा और राज्यसभा दोनों में से किसी में भी हम ये प्रस्ताव ला सकते हैं, हम नहीं ला सकते हैं, मतलब सरकार ये प्रस्ताव ला सकती है अगर राष्ट्रपति संविधान का उल्लंघन करता है। एक बात, अच्छी बात आज तक की ये है कि भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में महाभियोग प्रक्रिया द्वारा आज तक किसी भी राष्ट्रपति को नहीं हटाया गया है। इसके पीछे का कारण सीधा सा ये है कि पद की अपनी एक गरिमा होती है और इतने ऊपर अगर इतने सर्वश्रेष्ठ पद पर कोई व्यक्ति है तो वो क्यों ही संविधान का उल्लंघन करेगा। तो आज के लिए इतना ही, अनुच्छेद 61 तक हमने समझा। उम्मीद है आपको इस टॉपिक के बारे में सारी की सारी जानकारी समझ में आई होगी। क्या 70वां संविधान संशोधन क्या है, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति निर्वाचन अधिनियम क्या है, ये सारी की सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप इस पर मुझे अपनी प्रतिक्रिया दें, मुझे आपकी प्रतिक्रिया का इंतजार रहेगा। इसके साथ ही इसके पहले मेरा उत्तराखंड का लेक्चर था, उत्तराखंड में गंगा नदी तंत्र वाले पे थोड़ा सा मैंने बात की थी, देवप्रयाग तक की, तो उसका अगला पार्ट भी मैं जल्दी ही लेकर के आऊँगा। उससे पहले शायद मैं राष्ट्रपति के कार्य और शक्तियों को शायद उससे पहले डिस्कस कर लूँ। गंगा नदी तंत्र को भी हमने देवप्रयाग तक डिस्कस कर लिया था, उसके अगले वाला पार्ट भी मैं आपको लिए जल्दी लेकर के आऊँगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद उस वीडियो पर अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए। सभी भाई बंधुओं लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।